हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले 3 प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए हैं ज्योग्राफी के और आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको थैंक यू। आपका हमें सपोर्ट मिल रहा है और आपका फीडबैक देखने को भी हमें मिला है, तो उसके लिए आपका बहुत 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 बड़ा थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर के लास्ट में मैं आपको हिस्ट्री की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी मतलब कि मैं सुनाऊंगा कि हमारे इंडिया में कैसे मुस्लिम काल की या सुल्तानों ने नींव रखी थी, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके सर, मैं या आपके सौरभ सर हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको पहले से ही याद हो। ये इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली तक नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं डीपली तक नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे आपकी क्लासेस लगेंगी हिस्ट्री की, तो उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं आपको एक कहानी की तरह आपको ये चीज़ें सुनाऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए, स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्रैक्टिस सेशन को देखने से पहले आप अपने सौरभ सर का पार्ट 6 जियोग्राफी का लेक्चर देख के आइएगा, फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टाइम वी कैन सी द कोरोना। हम किस समय पे कोरोना को देख सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर कोरोना कौन सा है, ये जो फैल रहा है ये वाला कोरोना, क्या बात कर रहे हो सर। बच्चा, ये कोरोना नहीं, मैं सन का एक लेयर बोल रहा हूँ। आई थिंक वो आपके सर ने पढ़ा दिया होगा, नहीं तो अगले लेक्चर्स में वो सर पढ़ाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी 1-2 और आने वाले लेक्चर्स वन वर्ड होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि यही ज़रूरी एग्ज़ाम में भी आए, ये आपको याद रहने चाहिए। किसी भी बच्चे को ये बहुत ही सामान्य है, ये याद रहना ही चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कि कोरोना क्या है। स्टूडेंट्स, टोटल सन की 6 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है कोर, दूसरी रेडियो एक्टिव जोन, तीसरी कनेक्टिव जोन, चौथी फोटोस्फेयर, पांचवी क्रोमोस्फेयर और छठी कोरोना। और ये वही कोरोना है जो सन की छठी लेयर है। ये वही कोरोना है जो सन की छठी लेयर है। और मेरा क्वेश्चन है कि हम किस समय कोरोना को देख सकते हैं। हम किस समय कोरोना को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कि हम टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, हम टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कोरोना को देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसका हिंदी मीनिंग अभी मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं भी इसका हिंदी मीनिंग कमेंट में करके आपको बता दूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि एट विच टाइम वी कैन सी द कोरोना, हम किस समय कोरोना को देख सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ये कोरोना वो नहीं, कोरोना जो आजकल फैल रहा है ये सन की आउटर मोस्ट लेयर है। मतलब कि आउटर मोस्ट मीन्स की सबसे लास्ट वाली लेयर है, और जो सबसे पहली लेयर होगी उसको बहुत बहुत इनर मोस्ट लेयर बोल देंगे। तो हम कोरोना को टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम देख सकते हैं, वो भी बिना टेलीस्कोप से। ऐसे ही आप अपनी ऐसे ही नेक्ड आई से ही सूरज की तरफ देखोगे तो एक वो बोलते नहीं है कि एक्सरे टाइप करके आंखों पर चश्मा लगा के ब्लैक कलर का फिर देख सकते हैं, उस समय ये कोरोना होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम उस समय हमें कोरोना दिखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस में हर बार ये कराता है कि हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है सीरस। हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड सीरस है। तो स्टूडेंट्स, ये सीरस एक और भी चीज़ है, बताइए ये सीरस एक और भी चीज़ है, वो क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट तो मैंने आपको बताया है, ये लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट सीरस है, वैसे ही इसका मतलब कि जैसे स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट सीरस मतलब कि भाई है, और लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ईरस। लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट हो गया ईरस, सीरस हो गया स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, ईरस हो गया लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। सीरस हो गई बहन, छोटी बहन, ईरस हो गया बड़ा भाई। ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थर्ड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तीसरा सबसे छोटा ग्रह। तीसरा सबसे छोटा ग्रह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये नहीं क्वेश्चन ऐसे नहीं करवाऊंगा कि स्मॉलेस्ट बताइए,
फिर लार्जेस्ट बताइए, मैं बीच बीच में उसे उठा के पढ़ दूंगा। ये बच्चा उसको ही ये क्वेश्चन आएगा जिसको हमारे प्लैनेट्स के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है, जिसने डीपली पढ़ा है, मीन्स की याद किया है। तीसरा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो स्टूडेंट्स पहला हमारा सबसे बड़ा हो गया जुपिटर, जुपिटर के बाद हो गया सैटर्न, आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा हो गया जुपिटर, जुपिटर को हम बृहस्पति कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया सैटर्न, सैटर्न को हम शनि कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया यूरेनस, यूरेनस को हम अरुण कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया वरुण, जिसको हम नेपट्टून कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया मार्स, जिसे हम मंगल कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थर्ड स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तीसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो स्टूडेंट्स तीसरा सबसे छोटा ग्रह है मार्स। तीसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तीसरा, वो बैक साइड थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया। तो चलिए हम कहा थे हमारा तीसरा सबसे छोटा ग्रह, हमारा तीसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा तीसरा सबसे छोटा ग्रह मार्स है, जिसे हम मंगल कहते हैं। मंगल, सबने वो फिल्म तो देखी होगी मिशन मंगल, वही मंगल, जिसे हम तीसरा सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? पहला हो गया जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। दूसरा हो गया सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। तीसरा हो गया यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं। और चौथा हो गया नेपट्टून, जिसे हम वरुण कहते हैं। और वही हमारा चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेपट्टून, जिसे हम वरुण समझ लिए कि आपका दोस्त है वरुण, वो +2 क्लास में पढ़ता है और वो फोर्थ आया है, मतलब कि फोर्थ सबसे बड़ा है, सबसे क्लास में सबसे बड़ा है और हमेशा चौथे नंबर पे आता है। मतलब कि एक ट्रिक हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट वरुण, जिसे नेपट्टून कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन। एक स्टूडेंट एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, वो आपको आपके सर बताएंगे, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे, वो किसके किसके बीच में मौजूद होती है। मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स, जिसे हम मंगल कहते हैं, और जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट इन दोनों के बीच प्रेजेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे? हमने कहा ना हम अच्छे से सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन बनता होगा कि सर ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, इन दोनों के बीच में ही क्यों पड़ती है? ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, इनके बीच में क्यों नहीं पड़ती? ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, इनके बीच में क्यों नहीं पड़ती? आपका क्वेश्चन ये उठना चाहिए। अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये हो गया मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ही क्यों पड़ती है, बाकी सब प्लैनेट्स के बीच में क्यों नहीं पड़ती? मैं बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्यों नहीं पड़ती। स्टूडेंट बताता हूँ, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का। ये जुपिटर की ग्रेविटी ही बहुत ज़्यादा है। जुपिटर, और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जुपिटर की है, फिर उसके बाद मार्स की है। जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रॉयड हो गया, मतलब कि एस्ट्रॉयड वो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी भी स्पेस का सीन दिखाते हैं तो वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सब बड़ा पत्थर। मान लीजिए ये एस्ट्रॉयड हो गया, ये एस्ट्रॉयड हो गया, ये एस्ट्रॉयड हो गया, ये एस्ट्रॉयड हो गया। यहाँ पे मान लीजिए और भी प्लैनेट्स हैं, ये मरकरी वीनस अर्थ मार्स हो गया, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, और ये जुपिटर हैं। ये एस्ट्रॉयड चाहे तो उड़ के इनको इधर भी आना चाहिए, पर ये बच्चा इधर नहीं जाते। ज़्यादा ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर की। तो इसलिए जुपिटर इनको बुलाता है, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। जुपिटर इन एस्ट्रॉयड को बुलाता है कि आजा मेरे पास बच्चा, मेरा बच्चा आजा मेरे पास, तुझे मैं खुश रखूंगा, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। तो इसलिए ये सारे एस्ट्रॉयड उड़कर इधर आ जाते हैं बच्चा, सारे एस्ट्रॉयड उड़कर इधर आ जाते हैं। और मार्स भी कुछ अपनी ग्रेविटी लगाता है, तो मार्स भी इस एस्ट्रॉयड को बुलाता है, आजा मेरा बच्चा मेरे पास, आजा मेरा बच्चा मेरे पास। तो इसलिए ये सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड जहाँ इनके बीच में जमा हो गए, तो इसलिए इनको नाम दे दिया गया एस्ट्रॉयड बेल्ट। इनको एस्ट्रॉयड बेल्ट दे दिया गया। और ये स्टूडेंट्स किसके किसके बीच में है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमारे अर्थ के पास भी स्टूडेंट्स, अगर हमारे अर्थ की बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती, तो ये जो मान लीजिए कि अर्थ है, ये जो सारे एस्ट्रॉयड है, ये सारे हमारे अर्थ पे गिरते, दूम दूम करके
तो स्टूडेंट्स ये हमारे अर्थ पर गिरते तो फिर हम कहाँ रहते, इन एस्ट्रॉइड की जगह पर। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी लो है। इसलिए ये नहीं कह सकता कि इसलिए हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी लो है, ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स एक इससे मैं आपको एक और फैक्ट का बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो नासा के साइंटिस्ट है और जो हमारे इंडियन के इसरो के साइंटिस्ट हैं, जैसे वो बता देते हैं कि मरकरी ये हो गया, वीनस ये अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो स्टूडेंट्स हम रहते हैं अर्थ पे और हम गए हैं मार्स पे। तो आपने सुना होगा कि न्यूज़ पे कि जुपिटर में ये ऐसा वातावरण है, सैटर्न पे ऐसा वातावरण है, यूरेनस पे ऐसा वातावरण है, नेपट्यून पे इतनी हवा चलती हैं, मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म है, फिर वीनस सॉरी सबसे ज़्यादा गर्म वीनस है, ये सूरज है, ये सूर्य है, ये मरकरी सूर्य के पास होने की वजह से भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है जितना कि हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। इसको हम और किसी दिन डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बताता हूँ क्या बता रहा था मैं, यार देखिए मैं भूल गया आपको बताते बताते क्या बता रहा था। चलिए लास्ट में मैं आपको याद कराऊंगा, भुलक्कड़ हो गया मैं भी, बादाम स्टार्ट करने पड़ेंगे मुझे भी खाने। चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, याद आएगा तो मुझे। तो चलिए हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया था। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन है, लास्ट 4 प्लेनेट आर कॉल्ड, अंतिम 4 ग्रह को क्या कहते हैं। जैसे हो गया जुपिटर, बृहस्पति, ये हो गया सैटर्न शनि, ये हो गया यूरेनस अरुण, ये हो गया नेपट्यून वरुण। इन लास्ट के 4 ग्रह को क्या कहते हैं। इन लास्ट को 4 ग्रह स्टूडेंट्स, 4 ग्रह मतलब कि आउटर, 8 ग्रह हैं, पहले 4 ग्रह को इनर कह देते हैं, इनर प्लैनेट्स, और लास्ट के 4 ग्रह को 4 प्लैनेट्स को आउटर बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनको और भी 2 नामों से जाना जाता है। तो क्या एक दिन में ही सब कुछ सीख लोगे, एक दिन में ही पीएचडी कर लोगे। अगली वीडियोस भी देखना। इन लास्ट ग्रह को कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, मतलब कि बाहरली ग्रह। बाहरली ग्रह मतलब कि आउटर तो स्टूडेंट सबको पता होगा, वो चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, लास्ट ग्रह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जॉर्ज लमात्रे। आप इस बोलते होंगे कि सर ये कैसे कैसे नाम है। ये स्टूडेंट्स ये ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स। हु इज जॉर्ज लमात्रे। स्टूडेंट्स इन अंकल के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये अंकल, यही वो अंकल थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव किया था। पहले तो बहुत सारी थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी आपको आपके सर ने बताया होगा कि बिग बैंग ही थ्योरी है जो हमारे इसको प्रूव करती है कि हमारा ये कैसे बना, ये प्लैनेट्स कैसे टूटे, ये हम कैसे आए, ये सूर्य कैसे बना, ये सब कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी स्टूडेंट्स ये पहली थ्योरी नहीं थी, पहली थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, फिर दूसरी आ गई बाइनरी थ्योरी, फिर तीसरी आ गई रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, फिर चौथी आई थी बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लमात्रे अंकल लेके आए थे। ये जॉर्ज लमात्रे अंकल एक बेल्जियन के प्रीस्ट थे, बेल्जियन के प्रीस्ट थे। स्टूडेंट्स कमेंट में कीजिएगा प्रीस्ट क्या होते हैं। ये एक बेल्जियन के प्रीस्ट थे, बेल्जियन के प्रीस्ट थे जॉर्ज लमात्रे अंकल। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी दी थी। हाँ तो स्टूडेंट हम यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे, इस बिग बैंग अंकल का हम पूरी कुंडली छान मारे। तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही अच्छा आता रहा तो मैं आपको जो मैंने थ्योरीज बताई थी, कौन सी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, सेकंड थ्योरी बाइनरी हाइपोथेसिस थ्योरी, थर्ड थ्योरी कौन सी थी, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, और फोर्थ थ्योरी कौन सी थी, बिग बैंग थ्योरी। ये जो जॉर्ज लमात्रे अंकल ने प्रूव कैसे किया था कि हमारा यूनिवर्स बना, ये तो किसी को पता ही नहीं था, कुछ था भी नहीं। ये जॉर्ज लमात्रे अंकल ने प्रूव कहाँ कर दिया था कि आगे ब्रह्मा जी ने आके, ब्रह्मा जी इनके दिमाग में बैठे थे या सरस्वती माता इनके जुबान पर आई थी कि चलिए बोल दीजिए। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता रहा मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करूंगा, वो भी कहानी के रूप में अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द लास्ट 3 लेयर्स ऑफ द सन। सन की लास्ट 3 लेयर्स कौन कौन सी है, परतें, सन की लास्ट 3 परतें कौन कौन सी हैं। पहली परत है फोटोस्फेयर, पहली परत है फोटोस्फेयर, दूसरी परत है क्रोमोस्फेयर, और तीसरी परत बताइए, इसका मैं हिंट देता हूँ, जो आजकल चल रहा है जिसकी वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, धंधा बंदा सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से तीसरी परत वो है। और उसका मैंने क्वेश्चन भी कराया था, वो तीसरी परत है। फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, और तीसरी परत का आप कमेंट में आंसर दीजिए, जो आजकल बहुत ही चल रहा है हमारे इंडिया में, क्या पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे धरती पर बहुत चल रहा है।
चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी अच्छी वीडियो आए आप तक पहुंच सके और आपको मैसेज आ सके, आप देख ली सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। रुकिए स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमने आपको वादा किया था कि हम आपको पहले हिस्ट्री की एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए हम स्टूडेंट्स हिस्ट्री की एक कहानी सुनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मुस्लिम काल की, ये मतलब कि ये मुस्लिम अंकल लोग कैसे आए हमारे इंडिया में, भारत में अटैक करने के लिए कैसे आए। तो स्टूडेंट्स, ये मुस्लिम, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक कहानी की तरह सुना रहा हूँ कि आपकी एक नॉलेज बढ़ती रहे। अगर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी। हाँ, तो कमेंट में ये मत भर दीजिएगा कि सर ये अंकल ये कब आए, ये अंकल कैसे आए, अंकल का पापा कौन था, अंकल के दादा कौन थे। तो मैं आपको एक कहानी की तरह सुना रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुस्लिम काल स्टार्ट होता है 1200 AD से 1707 AD। स्टूडेंट्स, ये AD आपने एक पढ़ा होगा, आपने ईसवी पूर्व, आपने एक BC पढ़ा होगा। ये इसका मीनिंग भी कुछ होता है, अगर जिसको पता है वो बताइए, नहीं तो जब हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके स्पोर्ट से तो फिर हम इसका मीनिंग भी बताएंगे। मुस्लिम काल स्टार्ट होता है 1200 AD से लेके 1707 ईस्वी तक। तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि सर कैसे, कि मुस्लिम काल कैसे आ गया, कि वो सो के उठा कि बोलो चल सोचा कि चलो आज भारत पर आक्रमण करने चलते हैं, भारत पर कब्जा करने चलते हैं, ऐसा नहीं। तो स्टूडेंट, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद गौरी। उसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था और जिसका असली नाम सिहाबुद्दीन था, जिसका असली नाम सिहाबुद्दीन था। जो स्टूडेंट देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस एक कहानी की तरह सुनते रहिए। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन अंकल था? सिहाबुद्दीन, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद गौरी कहाँ था? नाली में रहता था। कहाँ रहता था बताता हूँ। ये मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौर में रहता था। अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था गौर, वहाँ पर रहता था। तो स्टूडेंट्स, गौर में रहता था उस समय, वहाँ का भी तो कोई राजा होना चाहिए। तो गौर का शासक था गयासुद्दीन। गौर का शासक कौन था? गौर का शासक कौन था? गयासुद्दीन। तो ये गयासुद्दीन था, ये मोहम्मद गौरी इसका छोटा भाई था। गयासुद्दीन का छोटा भाई था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक और क्या नाम है? सिहाबुद्दीन। और सिहाबुद्दीन को क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, सिहाबुद्दीन, रियल नेम इसका सिहाबुद्दीन है और इसको जाना जाता है मोहम्मद गौरी के साथ। ये कहाँ रहता था? अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौर में। वो गौर का राजा कौन था? गयासुद्दीन। और ये गयासुद्दीन अंकल कौन थे? ये गयासुद्दीन अंकल मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे। तो गयासुद्दीन अंकल के बड़े भाई थे। एक दिन गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो इस गयासुद्दीन ने सबसे पहले अपने मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा ना। तो इस गयासुद्दीन ने, जो मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई है, ये गयासुद्दीन इसने गजनी पर आक्रमण कर दिया। इस गयासुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, तो इस पे आक्रमण कर दिया। तो ये गयासुद्दीन जीत गया और ये गजनी हार गया। फिर जब ये गयासुद्दीन जीत गया और ये गजनी हार गया, तो फिर इस गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई सिहाबुद्दीन, और जिसको हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उसे गजनी प्रांत दे दिया। गजनी प्रांत की, जैसे कहाँ का राजा गजनी था, उसके अपने राज्य का नाम गजनी प्रांत रखा था। उसने गजनी प्रांत दे दिया था। किसने दे दिया था? गयासुद्दीन ने अपने भाई को, सिहाबुद्दीन को गजनी प्रांत दे दिया था। मोहम्मद गौरी संतुष्ट नहीं था मोहम्मद गौरी ने और भी बहुत सारे आक्रमण किए थे। फिर उसकी नज़र पड़ गई हमारे इंडिया पे। कहाँ पे पड़ गई? हमारे प्यारे से इंडिया पे। फिर उसकी नज़र इंडिया पे पड़ गई। तो जब उसने आक्रमण करने का युद्ध बना लिया था, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करने का निर्णय कर लिया था। उस समय स्टूडेंट्स आप लोग बोलते होंगे कि सर उस समय मोहम्मद गौरी था, गयासुद्दीन एक गौर का शासक था, मोहम्मद गजनी प्रांत का शासक था। तो भारत का शासक कौन था? उस समय भारत के नामों परमाणु 2 शासक थे। नामों परमाणु कौन शासक थे? एक थे पृथ्वीराज चौहान,
एक कौन थे? पृथ्वीराज। राइटिंग पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना जाइएगा। एक थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे अंकल कौन थे? दूसरे थे जयचंद। दूसरे थे जयचंद। ये पहले थे, ये दूसरे थे। मतलब कि उस समय 1200 AD में ये दो माने परमाने राजा थे। मोहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण करने का निर्णय बना लिया था। ये था मोहम्मद गौरी, ये थे पृथ्वीराज, ये था मोहम्मद गौरी, ये थे पृथ्वीराज चौहान और ये था जयचंद। मोहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया था, तो इन्हें खबर लग गई, तो ये दोनों मतलब कि इन दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। मैं आपको बताता हूँ कि एक फेमस मैदान है तराइन का मैदान। तेराइन का मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज और जयचंद इन दोनों का युद्ध हुआ था। ये तेराइन का पहला युद्ध था। ये तेराइन में हुआ था, इसलिए जैसे पानीपत में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वैसे ही तेराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1193 ईस्वी में। मैं श्योर नहीं हूँ, अगर गलत होगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। तेराइन का युद्ध कब हुआ था? 1193 ईस्वी में तेराइन के मैदान में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में था। मोहम्मद गौरी ने पहले तो उनके ऊपर हमला कर दिया, तो इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ, ये दोनों इकट्ठे थे। ये बहुत ही उस समय के बहुत ही मान परमान सम्मान वाले राजा थे, तो बहुत ही पावरफुल किंग्स थे ये। तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया और मोहम्मद गौरी बचते बचते भाग गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जीत हो गई। तो फिर मोहम्मद गौरी बचते बचते भागा। तो स्टूडेंट्स, इस युद्ध के बाद बताता हूँ, अगर इस युद्ध के बाद ये चीज़ ना हुई होती तो अभी भारत में इतिहास में मुस्लिम कभी आ ही नहीं सकते थे, भारत पर आ ही नहीं सकते थे, मुस्लिम काल आता ही नहीं। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये थे पृथ्वीराज, ये थे जयचंद। मोहम्मद गौरी को हरा के जयचंद अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझने लगे थे। बोलते थे कि हैं, पृथ्वीराज की वजह से नहीं जीते हम, मैं अपनी वजह से युद्ध जीता हूँ। अपनी वजह से अपने आप को मतलब कि इतराने लगे कि जैसे मैं ही शक्तिशाली हूँ, कि पृथ्वीराज चौहान भी, पर पृथ्वीराज चौहान से ज़्यादा शक्ति मैं ही, अहंकार आने लगा था। तो इसी के बीच में कि जयचंद को पता लगा कि जयचंद की एक पुत्री थी। जयचंद की एक पुत्री को पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया, लव, प्यार, और प्राइवेसी शब्द कमेंट में आंसर कीजिएगा। प्रेम हो गया। तो ये बात जयचंद को पता लगी। तो जयचंद की पुत्री ने जयचंद को कहा कि हाँ, मुझे उससे प्यार है, हमारी शादी करवा दीजिए। तो मैंने आपको कहा कि जयचंद को, स्टूडेंट्स, आपको ये जानते हैं कि जैसे किसी की लड़की दूसरे के घर में जाती है कि लड़के, फिर वो अपने आप को थोड़ा नीचा हुआ समझता था पहले के ज़माने में। अब भी ऐसा हो तो पता नहीं, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। कि जयचंद को लगता था कि अगर मैं अपनी पुत्री दे दूँगा कि मुझे अपना आधा साम्राज्य, अपना खजाना, सब कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने से इनकार कर दिया। जयचंद ने अपनी पुत्री को कहा कि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे। और फिर जयचंद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर दिखा दिया कि जिसमें एक लड़की अपने लिए अपने मन से वर चुन सकती है। स्वयंवर दिखवा दिया। तो जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान जी का अपमान करने के लिए उसने पृथ्वीराज जी को बुलाया ही नहीं। बाकी सब राजा इंडिया में जितने भी राजाएं थे सबको बुला लिया। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं, और पृथ्वीराज चौहान जी की जगह उसने एक स्वयंवर में पुतला रखवा दिया। तो जयचंद जी की पुत्री ने पृथ्वीराज चौहान को मैसेज भेज दिया कि मेरा स्वयंवर हो रहा है, आप जल्दी से आइए और मुझे ले जाइए। ऐसी ऐसी कुछ बातें होंगी। उस समय मैं था नहीं तो जरूर बताता आपको क्या बातें हुई थी। ले जाइए। जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता लगी, वो सेना की एक टुकड़ी लेके चल पड़े। तो इधर स्वयंवर स्टार्ट हो रहा था। तो जयचंद ने अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वर चुनो। तो जयचंद की पुत्री ने किसी को भी नहीं चुना। जयचंद की पुत्री ने किसी को भी नहीं सुना। उस समय तक पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए थे। कहाँ पर पहुंच गए थे? दरबार में पहुंच गए थे। ये जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री उठी और गले में इनकी माला डाल दी और विवाह हो गया। और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री के साथ चले गए अपने महल की तरफ, अपने चले गए। तो स्टूडेंट्स ऐसे, तो फिर ये जयचंद की डबल ट्रिपल करके बेइज्जती हो गई। एक तो उसकी पुत्री को भगा के ले गया,
पृथ्वीराज चौहान जी ले गए। दूसरा, पूरे स्वयंवर में से ले गए सबके राजाओं के सामने से। तीसरा, अब वो करे भी तो क्या करे, अब उसको सब जगह से किसी की अगर कोई लड़की भगा के ले जाए तो उसकी वो बेइज्जती तो होगी ही, अपने आप में शर्मिंदा होगा, डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। तो अब जयचंद को क्रोध आ गया, गुस्सा चढ़ गया। तो अब जयचंद ने क्या किया, जयचंद कहाँ गया, मोहम्मद गौरी के पास भाग गया। जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ जाके हाथ मिला लिया। फिर जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया तो फिर मोहम्मद गौरी और प्लस जयचंद, और इधर से पृथ्वीराज चौहान अकेले थे। फिर मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद था, इधर से पृथ्वीराज चौहान अकेले थे। फिर ये युद्ध भी तराइन के मैदान में ही हुआ था। इसकी डेट स्टूडेंट मुझे याद नहीं है, नहीं तो आपको जरूर बता। इसका इस युद्ध भी तराइन के युद्ध में हुआ था। इधर था मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद और इधर थे पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। यही वजह थी कि अगर जयचंद अपने को अहंकार में नहीं आते, अगर नहीं देते, तो अगर मुस्लिम आते ही नहीं इंडिया में। मुस्लिम पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी। फिर मोहम्मद गौरी ने आ गया, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उधर से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश शुरू हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक खिलजी वंश शुरू हो जाता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश के बाद मुगल वंश। आप बस स्टूडेंट्स चेपते रखते जाइए। बहुत सारे आपको हम नॉलेज देंगे और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। ये सब आप अगर आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई तो आपको सब बताया जाएगा। तो इधर से इधर मोहम्मद गौरी और जीत गया और इधर से पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। फिर यही वजह थी मोहम्मद गौरी पहुंच गया था दिल्ली में, फिर उसने आक्रमण किए। तो अभी तो बहुत सारा हो जाएगा, मैं तो कहानी में रुक गया। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर और कहानी लाइए, नहीं तो सर बकवास थी, टाइम पास कर रहे थे आप, वीडियो लंबी करने के लिए बंद कर दीजिए कहानी, सीधा सीधा कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।